उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके डीके रियल सक्सेस चैनल पर। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि सोमवार से आपको रेगुलर क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे एचएससी में वो करवाए जाएंगे आज। तो आप डेली जुड़ जाया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे ही कराऊंगा मैं। अब ये तो है नहीं अपनी तरफ से करा दूंगा, तो ये मत समझना कि ज्यादा आसान है या ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, आप आराम से देखते चलना और सोल्व करते चलना, अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ईयर मैथ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है प्रेस ने अपने बोर्ड परीक्षा में कुल 800 में से 780 अंक प्राप्त किए। थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाए और राइटिंग पे ध्यान मत देना ज्यादा, थोड़ी कम छोटी वीडियो बने इसलिए स्पीड से लिख रहा हूं। उसके अंकों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए 98.5%, ऑप्शन बी 85.5%, ऑप्शन सी 97.5%, ऑप्शन डी 83.25%। तो ये आपके पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये मैथ के आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस ने अपनी बोर्ड परीक्षा में कुल 800 में से 780 अंक प्राप्त किए, उसके अंकों का प्रतिशत कितना है? आपको ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, जल्दी से सोल्व करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 800 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 780 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है जी, तो देख लेते हैं एक बार इसको कैसे होगा। कितने अंक किसका पूछा है? अंकों का प्रतिशत पूछा है। किसका? अंकों का। जो आपके काम की बात होती है ना उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, किसका प्रतिशत पूछा जी? अंकों का। अंक कितने मिले हैं? 780। ठीक है, और अंकों का प्रतिशत ये टोटल है, तो डिवाइड बाय टोटल आता है हमेशा। कितने में से? 800 में से जी। और प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या कर देंगे? 100। ठीक है, ये डबल जीरो से डबल जीरो और 8 से इसको काट देंगे। ठीक है, 8 9 जा 72। ठीक है, और किसी में है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। पूरा निकाल के देखना, पूरा निकाल के देख लेना, पर 9 इसमें ही है, सॉरी 8 9 इसमें भी देख लेते हैं एक बार। 8 9 जा 72, 60, 8 7 जा 56। तो सॉरी आपका ये ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, पेपर में बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम दूसरे को देखते नहीं, पहले वाले को देख के टिक कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार मैं इसको जल्दी से रब कर देता हूं। ध्यान से पढ़ा करो, कभी एक भी चीज मिस होगी ना तो बहुत पछताओगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 10 टी शर्ट 10 टी शर्ट्स का विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट्स के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है जी, लेन देन में
हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। लेन देन में हुए लाभ का परसेंट ज्ञात करना है जी आपको, ठीक है, प्रतिशत आएगा यहाँ पे। अब जल्दी से निकाल लेंगे, जब तक मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ इसके। ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 30%। तो जल्दी से आंसर बताएंगे इसका कि 10 टी शर्ट का विक्रय मूल्य है वो 13 टी शर्ट के विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, तो किसका प्रतिशत बताना है? लाभ का। इसमें लाभ भी हुआ है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के लेटेस्ट पैटर्न पे करा रहा हूं मैं, ठीक है। जब भी ऐसा दिया हो कि बराबर दियो, क्या दियो? बराबर मूल्य। क्या क्या? विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे 10 विक्रय मूल्य, ठीक है जी, और उधर क्या लिख लेंगे? इक्वल का निशान बराबर है किसके? 13 टी शर्ट के क्रय मूल्य के, ठीक है जी। लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही बात है, कॉस्ट प्राइस के। ये बराबर दे दिया, तो देखो जब ऐसे बराबर दिया हो ना, तो ये 10 क्या बन जाता है? क्रय मूल्य बन जाएगा, और जो 13 है ना, ये भी क्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस, और ये 13 क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। जब भी इक्वल दे आपके लिए, ठीक है, जब भी तो लाभ हुआ। यहाँ पे देखो लाभ का प्रतिशत पूछा, उसने खुद दिया है यहाँ पे, जब भी तो लाभ हुआ। अगर यहाँ 13 होता तो इसको हानि हो जाती, ठीक है। अब इसने कितना क्या पूछा? लाभ का प्रतिशत। 3 लाभ हुआ जी। हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 प्रतिशत। परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100, तो इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 30%। कितना आंसर आएगा जी आपका? 30% आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर बनेगा। आगे होगा समझ में कि जब भी ऐसे बराबर देना, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य बराबर हो, तो इधर जो है उसको, जो इधर दे रखा है वो मान लेना है, और जो इधर दे रखा है वो उसको ये मान लेना है, ठीक है। आपको आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट डाउन करते रहना साथ साथ, और साथ साथ कॉपी लेके पहले ही जैसे जैसे मैं बोलता हूँ लिखते जाया करो अपनी कॉपी पे। जितना आप लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी मेहनत आप करोगे उससे 2 गुना मैं करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बस ऐसे करा रहे हैं, जो पिछले एग्जाम्स में आए थे वही करा रहा हूं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या ब्रैकेट 30 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई है। उसके बाद दिया आपको डिवाइड का निशान, ये डिवाइड का निशान है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट होती है 12 माइनस 20 डिवाइड का निशान 4 प्लस 3, ये ब्रैकेट बंद, और इक्वल टू बताना आपको क्या आएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा? जल्दी से बताएंगे, या तो आपको आता भी होगा, बहुत आसान है। पहले बताएंगे कि कौन सा रूल लग रहा है इसमें। जब भी ऐसे दिखे ना आपको, तो बोर्ड मास रूल लगता है। क्या लगता है? बोर्ड मास रूल। जिसको नहीं पता है, जो अभी अभी तैयारी करने लगा है, उसके लिए बता रहा हूँ कि ये बोर्ड मास रूल लगता है, ठीक है। इसका मतलब होता है सबसे बड़ी ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। वापस चलना होता है, पहले बड़ी ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुना, फिर जमा मतलब जोड़, फिर घटा करना, ठीक है। तो इसमें ये लगेगा। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड देखेंगे। तो इसमें तो है नहीं डिवाइड, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 18 4 जा 72, तो 72 आए यहाँ से। उसके बाद ऐड करते हैं, मैं सीधे कर देता हूँ, ठीक है। 70 चलो आपके लिए कर देता हूँ जो नए बच्चे हैं, प्लस में 30 इधर, और ये माइनस का 2। इसका मतलब क्या है? डिवाइड। अब उस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे? डिवाइड। पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, अभी बताया आपको बोर्ड मास रूल में, ठीक है।
तो 5 आएगा वहां पे, इधर -12 और ये +3। ठीक है जी, ये देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये प्लस का और ये प्लस का तो ऐड हो गए, कितने हो गए 15, कितने हो गए जी 15, और माइनस क्या किया 5, और ये देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये क्या हो गए ऐड। ठीक है, ये हो गए 100, माइनस क्या जी 2, ऊपर आया जी 98, नीचे आया, कहीं गलती होगी क्या, हाँ सॉरी, ये 72 है जी, अभी बोला था 18 4 72, तो ये 102 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा, कितना आ जाएगा जी 100, और ये 15 में से -5 गए 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कटी, आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10। इसमें क्या लगेगा बोर्ड मास रूल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, ये तो चलो ऑप्शन दे दिया, नहीं तो आप वो भी ऑप्शन होता ना 9.8, तो सबसे पहले उसे टिक करेंगे, ये लो जी, और खुश होके आएंगे हमारा सिलेक्शन तो हो गया, है ना, और ऐसे थोड़ी होता है, मेहनत करनी आसान भी है और मेहनत करनी मुश्किल भी है। ठीक है, कहना आसान है और करना मुश्किल है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन 80 टन से बढ़कर 80 टन से बढ़कर 90 टन हो जाता है, 90 टन हो जाता है। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में, कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप जवाब देंगे इसका। ठीक है, मैंने आंसर पहले एक करा दिया, इससे पहले आप जवाब देंगे, और आने वाले क्वेश्चन में मैं ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा जो भी प्रीवियस ईयर के आए थे, क्योंकि आप बिना ऑप्शन ट्राई करोगे पहले, अगर आपने ऐसे निकाल दिया तो ऑप्शन देख के तो आप वैसे निकाल दोगे, तो ट्राई करो जल्दी से कि कृषि उत्पादन 80 टन से बढ़कर 90 टन हो जाता है, कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है जी, आपको सबसे पहले देखना कि किस चैप्टर से है ये, तो ये परसेंटेज से, किससे जी परसेंटेज से। ठीक है, अब आपके काम की बात वृद्धि हुई है, मतलब बढ़त हुई है, आपको दिख रहा है 80 टन से 90 टन हो जाता है, तो कितने की वृद्धि हुई जी 10 की वृद्धि हुई। ठीक है, और अब देखो ये क्या है कॉस्ट प्राइस, वो क्या है सेल्स प्राइस, तो किस पे हुई वृद्धि 80 पे, निकालना क्या है परसेंट, जब भी निकालना परसेंट हो ना तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज के नाम का, ये 0 से 0, अब 1/8 फ्रैक्शन तो आपको आता ही होगा, जो भी पहले वाले बच्चे मैथ पढ़ रहे होंगे उनको तो बहुत आसान लगेगा, ये 12.5% आ जाएगा, ये आपको टेबल कराई जाती है ना परसेंटेज की, 1/8 कितना होता है 12.5%। ठीक है, नहीं तो आप इसको डिवाइड भी करके देख लेना, 100 को 8 से 2.5 ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा आगे, पहले बता रहा हूँ, और कहीं आपको जाके ऑप्शन से पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि आप ऐसे पहले ट्राई करोगे कॉपी पे लिख के तो आपको बिना ऑप्शन तो खुद ही आ जाना है, जल्दी प्रैक्टिस करोगे इन्हीं क्वेश्चन के 2-3 बार, आपका बेस बनेगा, बेस बन के फिर हम किरण भी करेंगे, किरण की बुक, फिर आप और भी थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे मैथ में। ठीक है, जब भी सवाल निकलते हैं जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो कहते हैं एक पुस्तक है, ठीक है, उसको 40% के लाभ पर, 40% के लाभ पर बेचा जाता है,
साथ साथ कॉपी पे लिखते रहना। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस खुद होती रहेगी साथ साथ। जब जैसे मैं बोलता हूँ अपनी कॉपी पे लिखते जाया करो। यदि पुस्तक का लागत मूल्य, यदि पुस्तक का लागत मूल्य ₹25 है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप खुद अपनी कॉपी पे लिखा करो, साथ साथ लिखा करो। नहीं तो वीडियो रोक के एक बार जितना ये लिख दिया उसके बाद लिखना स्टार्ट किया करो, क्वेश्चन खुद निकाला करो, फिर देखा करो कि कैसे सॉल्यूशन हुआ, कि आपसे निकला कि नहीं। ठीक है, अब देखो जल्दी से कि क्या कह रहा है। एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचेगा। यदि पुस्तक का लागत मूल्य ₹25 है, तो उसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है जी। ठीक है, परसेंटेज का सवाल है, आपको पता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस बताना है। जब भी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाएंगे तो फ्रैक्शन सीधा, तो फ्रैक्शन सीधा लगता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आएंगे जब फ्रैक्शन उल्टा। जो भी नहीं है उनके लिए बता रहा हूं मैं, पुरानों को तो पता ही होगा। ठीक है, पहले जो अपना चैनल था उस पर भी करवाया था। ठीक है, एक बार ग्राम सचिव के लिए करा रहा हूँ, उसके बाद बिल्कुल जीरो बेस से कराऊंगा। तो अभी भी देखते रहना, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, और बहुत आए भी हैं। ठीक है, 40% के लाभ पर बेचा जाता है। 40% कॉस्ट प्राइस है 25 है जी, उसको 40% के लाभ पर, तो 140 हो गया। 40% लाभ 100 है, माना 100 है, तो उस पर 40% लाभ 40 होएगा, तो 140 हो गया, डिवाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज हटा, इतना आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 51 4 जा, ये घट गया, और यहां से देखेंगे 4 से 4 3 जा 12, 2 बचा, और ये 5 20, 4 5 जा 20, तो इसका आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा 35। एक तो जी ये तरीका, और एक और बता देता हूँ। देखो, आप सभी को पता है 40% कितना होता है, 20% कितना होता है, पहले ये बताएंगे। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। आपको फ्रैक्शन पता ही होगा परसेंटेज का, 20% 1/5 होता है। तो 40% इसका 2 गुना है, कितना गुना जी 2, तो कितना होगा 2/5 होएगा, 2/5 होएगा। तो 2/5, देखो 2/5 है ये। ठीक है, ये टोटल है, जो टोटल क्या दे रखा है 25 रुपए। ठीक है, ये 5 कितना है जी 25, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 25। ठीक है, 5 किसके बराबर है 25 के। अब कितना, क्या बोल रहा है 40% के लाभ पर, लाभ हुआ तो आप जोड़ोगे और हानि हुई तो आप घटाते हो। तो 40% मतलब लाभ हुआ तो 2 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 7, 7 का लाभ बना। तो देखो यहां से गुना कितना 5, और यहां से भी गुना कितना कर देंगे 5, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा 35। ठीक है, यहाँ से भी 35 आ रहा है, इस तरीके से कर लोगे आप, इस तरीके से भी आपका 35 आएगा। ठीक है, दोनों तरीके आप कोई सा भी कर सकते हो। मैं कहूंगा आप इस तरीके के साथ जाना, बहुत सारे सम आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन कर लेना साथ साथ, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को रोक के दोबारा देख के सोल्व कर लेना। ठीक है, और जो नहीं आए वो कमेंट कर दिया करो कि ये यहाँ से नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा, दोबारा से करवा दूंगा सम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज। कहते हैं मेहनत कभी हार नहीं मानती, है ना। बना तो कुछ बनना, कुछ भी बनते हो ना आप, बनते हो ना जो आप, मतलब कुछ भी कामयाब होते हो तो अपने कंधे पे होके दिखाओ, दूसरे के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं। सुना होगा आपने कि कामयाब तो अपने कंधे पे ही हुआ जाता है, दूसरे के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं। जनाजे मतलब समझ गए होगे आप, जब मरने के बाद जो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे,
तो खुद मेहनत किया करो, इन पैसे वालों के चक्कर में ना फंसो। तो अच्छी बात है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो जल्दी लग जाओगे। 2-3 बार प्रैक्टिस करो मैथ की। एक संख्या के 30% और 50% के बीच का अंतर 200 है। कितना है? 200 है जी। तो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करो। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। बहुत आसान है। संख्या जब भी ऐसे संख्या बोले तो वो कह रहा है 100। क्या कह रहा है? 100। ठीक है, ऐसे परसेंटेज में दिया और संख्या पूछे तो आप इसको क्या मान लोगे? संख्या को 100%। ठीक है, और जैसे बेस से कराऊंगा जब और बता दूंगा, जब यहाँ पे फ्रैक्शन में हो तो इसको 1 मान लेना। ठीक है, अभी बस इतना समझो इस सवाल को। क्या बोल रहा है? मेन बात है इनका अंतर। क्या पूछ रहा है? अंतर जी, डिफरेंस। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है? 20%। और क्या कह रहा है कि बीच का अंतर कितना है? 200 है। तो इक्वल टू 200 लिख दूं? उसने कहा हमने तो कुछ किया नहीं कि उनके बीच का अंतर 200 है, तो इसके बराबर ये आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? संख्या ज्ञात करो। संख्या जब भी ऐसे परसेंटेज में दी हो और संख्या पूछी हो तो संख्या 100 मान लेनी है। तो संख्या कितनी मानी? 100। ठीक है, तो कितनी हुई? ध्यान से देखो, ये गुना कितना है? 10। तो ये भी गुना कितना होगा? 10 हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1000। आ गया होगा सब समझ में आपको? संख्या कह रहा है कि 200 है, तो ये बीच का अंतर 200 लिख दिया। और जब भी संख्या पूछे ऐसे परसेंटेज में तो 100 मान लेनी है और इसके इक्वल बता देना है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसके पाएगा। देखो इसके गुना 5, तो इसके गुना 5 कर लेते जब भी इतना ना था। ठीक है, आगे होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा लेट हो गया मैं क्लास बनाने में, नहीं तो आपको 3 क्लास लेनी थी। ये जो एक इक्विपमेंट बाकी था जो आपको बताया था कि आया ये भी है, अभी बना रहा हूँ रात के टाइम पे ये वीडियो आपके लिए कि आप पढ़ लो, एग्जाम में काम आए। एग्जाम बहुत पास है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। 32 और 50 का औसत बताना है। औसत ज्ञात कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पढ़ने वालों को आसान लग रहा है औसत, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको भी मुश्किल लग रहा है। एवरेज पूछे, ठीक है जी। तो जब भी औसत पूछे एवरेज, तो जो भी संख्या दी है उनको जोड़ दो। जोड़ दी। ठीक है, उसके बाद कितनी संख्या है? एक ये एक ये, कितनी होगी? 2 होगी। 50 है, 32 है, 2 होगी ना। तो डिवाइड जितनी संख्या दी है उनसे जी। ठीक है, इनका जोड़ 82 और डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा? ये 41। तो इसका एवरेज कितना हो गया? 41। कई बार ऐसे फ्री के नंबर मिल जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको कई बार एचएससी में देखने के लिए। एसएससी में तो नहीं कहता मैं, एचएससी में मिल जाते हैं पर कई बार। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप भी हैरान हो जाओगे, कई बार ऐसा पूछ जाता है। अभी खुद ही देख लो हरियाणा जीके का क्वेश्चन कितनी बार पूछा। हरियाणा का गठन कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ, है ना। जब बच्चा पैदा होएगा उसको भी पता पाएगा कि हरियाणा का गठन कब हुआ। स्टार्टिंग से पढ़ाने लग जाएंगे। सबसे पहले ये कोचिंग पे पढ़ाया जाएगा कि हरियाणा का गठन कब हुआ, ये रट लो, ये आना ही है ना। तो कुछ भी आ सकता है। 2 संख्याएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। थोड़ी स्पीड से लेकर आ रहा हूं कि आपका टाइम बचे और आप और भी कुछ पढ़ पाओ। ठीक है, इसके साथ यदि दोनों संख्याओं
में 8 जोड़ा जाता है तो संख्याएं 8:11 के अनुपात में हो जाती हैं। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी, यहाँ पे भी रेशो है, यहाँ पे भी रेशो हो, तो आपको पता ही चल गया होगा सबसे पहले तो कि किस टॉपिक में से सवाल, आपको पहले ये पता होना चाहिए। ये परसेंटेज में से नहीं है। सबसे पहली बात ये है किसमें से, रेशो वाले में से, रेशो एंड प्रोपोर्शन में से। ठीक है जी। पहली बात तो मेरे को एक समझ में नहीं आएगी। अब बच्चे को सोचेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, इस कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो स्कूल के दिन याद कर लेना। इस ब्लैक बोर्ड से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, हाँ मैं मानता हूँ बहुत आगे की चीजें हैं और टाइम भी कम लेती हैं, पर भाई साहब जो ये है ना, ये यहीं तक हम पहुंचे इससे, और आगे भी यही लेके जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ आपके कम टाइम बचे इसलिए स्पीड से भी लिख रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ। और सब्जेक्ट भी जहाँ से भी, अब जिस टीचर से भी अच्छा लगे आपको पढ़ना वहां से पढ़ पाओ, या बुक से। मैं तो इतना कहूंगा बुक से पढ़ा करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। अगर आपने कहीं से भी कोचिंग लिया है या नहीं लिया तो थोड़ा सा गाइडलाइंस देखो, टीचर से लो और बुक से पढ़ो जितना पढ़ो। ठीक है। बुक से आप जितना पढ़ लोगे उतना आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ पाओगे। तो बार बार रिपीट करा करो चीज। बस मैथ को भी बार बार रिपीट करो बुक से। तो जीएस तो है ही एक ऐसी चीज। ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप पढ़ लो, फिर बताना कि सर आए थे या नहीं आए थे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ बोल के लिख रहा हूँ और आप तक आवाज भी आ रही है बोल के लिख रहे हैं, तो बोल के लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए और साथ साथ कॉपी पे लिखते रहे। और कॉपी पे लिखते लिखते उसके बाद लिखने के बाद वीडियो को रोके और फिर सोल्व करे, और फिर नहीं निकले तो भी सोल्यूशन देखे। ठीक है। और निकल जाने के बाद सोल्यूशन देखे कि मेरा ठीक है कि नहीं, ये गलत है। ठीक है। उससे आपको कभी भी माइंड से नहीं निकलेगा वो कि मेरी गलती कहाँ थी। वो आपका जितने आप 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना उसके बराबर होएगा वो। ठीक है। उसके बाद तो एक ही बार करके देख लेना, फिर कभी आप को नहीं आए सम फिर देख लेना। कह रहा दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है तो संख्याएं 8:11 के अनुपात में हो जाती है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जी 2x और ये क्या है 3x, इन दोनों में 8 जोड़ दिया जाता है। कितना 8। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाता है। जैसे उसने कहा वैसे हमने लिख दिया, बस x लगा दिया। ठीक है। इस 7th 8th की एनसीईआरटी में होता है, मैंने पढ़ा है स्कूल में बहुत, तो उससे में देख लेना आप। तो संख्याएं 8:11 के अनुपात में हो जाती हैं, तो इक्वल लिख देंगे तो उसके बाद 8:11 के अनुपात में हो जाएंगे। दोनों संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ये बाद की बात है। अब पहले इसे सोल्व करना है। ठीक है। देखो जो अंदर है ना, ये अंदर टर्म है, इसकी गुना अंदर वाले से। ठीक है। और जो ये बाहर वाली टर्म है इसकी गुना बाहर वाले से। जो बाहर वाली टर्म है उसकी गुना बाहर वाले से, और जो अंदर वाली टर्म है उसकी गुना अंदर वाले से करेंगे। तो पहले बाहर वाले से करते हैं। 22x प्लस में 88 गुना करने के बाद इक्वल का निशान है, अब इसकी गुना करेंगे 24x प्लस में 64। ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे 2x, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 4 2 24। अब इसको डिवाइड करेंगे, काट देंगे इसको, तो x कितना आया 12। हमने क्या निकालनी थी छोटी संख्या।
ठीक है, अब देखो 2 और 3 में से कौन सी संख्या छोटी है? 2 छोटी है ना, तो x का मान कितना है? 12। तो 12 की गुणा किससे कर देंगे? 2 से जी। तो क्या आएगी छोटी संख्या? 24। क्या जाएगी आपकी छोटी संख्या? 24। ठीक है, 24 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बोल रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते रहना और वैसे वैसे करते रहना। आपके भले के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है कि आप सिलेक्शन लो जल्दी से जल्दी और अपने माँ बाप को भी खुश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कट ऑफ कर ली, कट ऑफ तो बहुत बच्चे करते हैं, 8000 9000 ऐसे क्लियर करते हैं और नंबर थोड़ी आता है। इसलिए मेहनत करते रहो, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाएगा। आपको नंबर 100 में से भी 80 लेके आने हैं, 90 जब आपका सिलेक्शन है, क्योंकि सीटें तो आधी भी की जाती हैं, आपके लिए तो बहुत कम बचती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत मतलब एवरेज ज्ञात करो। बहुत सिंपल है सा, बहुत ही सिंपल है। अभी औसत बताया था कि कैसे निकलता है। ठीक है, एवरेज का सवाल आपको पता ही चल रहा है। और अब जिस बच्चे को अभाज्य संख्या ही नहीं पता, अब उसका क्या होएगा? इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब देखो एक ट्रिक है, जो बच्चे कहते हैं हमें मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, उनको कैसे? देखो ये क्या है? मी मतलब मैं, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना। मी मतलब मैं, जो मैं खुद पे भागू, ठीक है, वो संख्या है जो खुद पे भाग होती है, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, जो किसी और पे नहीं होती अपने के अलावा। तो कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 11 13 ये होती है। ठीक है, ये 6 लिख दिया मैंने। इनका क्या निकालना है? औसत निकालना है, एवरेज। तो इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इनको। जल्दी से ऐड करके बताएंगे कितना आया, और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आएगा? एवरेज। कितना हुआ ये? 5 5 10 10 और ये 20 30, ये 41 डिवाइड बाय 6 6 कितना हुआ? 5 0 8, तो समथिंग आएगा। ठीक है, 6.8 समथिंग। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। आपको आ गया होगा। अब अभाज्य संख्या भी पता लग गई होंगी कौन सी होती होंगी। प्राइम नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मी मतलब जो मेरे खुद पे भाग हुए और किसी पे भाग ना हुए। 9 नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये ओड है, क्योंकि 9 तो 3 पे भाग होती है ना, समझ गए? और वहां बस 9 लिख के 11 तक लिख के डिवाइड करके हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में 3 महीने मतलब बेसिक बेसिक सीख रहे हैं, फिर वहां पे गलती होगी। ठीक है भाई साहब, 2 महीने तो आपको समझने में लग जाते हैं कि मैथ आया, बेस बना, बेस बनने के बाद आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। जब आपको पेपर में जाके समझ में आएगा कि किस चैप्टर से है, कहाँ से है, क्या बात पूछ रखी है, नहीं तो आप मार खा जाओगे। प्रैक्टिस जितनी करोगे मैथ में उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फर्नीचर की, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की, वस्तुओं की औसत कीमत, वस्तुओं की औसत कीमत रुपए 22,500 है। कितनी है? 22,500।
500 रुपए है, यदि उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में है, के अनुपात में है, तो सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर, सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर की कीमत कितनी होगी? राइटिंग पे ना आ जाए क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है, इसलिए। वैसे आपको समझ तो आ ही रही होगी, ऐसे इतनी भी खराब नहीं लिख रहा हूं। तो देखो जल्दी से, एवरेज का सवाल है, मेन बात आपको पता लग गई कि एवरेज का सवाल है। अब आगे पढ़ेंगे, कीमत 3 वस्तुओं की कितनी है? 22,500 दी है, और उनकी कीमत किस रेशो में है? 3:5:7 के में। ठीक है, तो इसको 3x प्लस में 5x प्लस में 7x मान लेते हैं। ठीक है, ये अनुपात में होगी। औसत कितना दिया है? 22,500। कितनी वस्तुओं का? 3 वस्तुओं का दिया है, 3 वस्तुओं का दिया है, तो गुना 3 कर दो इससे। ठीक है, देखो 12, 15, 15x इक्वल टू 22,500 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 3 यहाँ लिखना था, फिर उधर जाता, इसलिए मैंने इधर ही लिख दिया। ठीक है, ये देखो, आपको अगर स्केयर आते हैं, 15 का स्केयर 225, ठीक है, और ये 00, तो x की वैल्यू यहाँ से 4500 आ गई। कितनी आ गई जी? 4500। अब क्या पूछ रहा है? सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर की कीमत, सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर की कीमत पूछ रहे हैं। देखो इनमें सबसे कम कीमत वाला फर्नीचर कौन सा है? देखो उनकी कीमतें ना, ये देखो दे रखा कीमतें। ठीक है, एक 3 में, एक 5 में, एक 7 में, तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये मिडिल वाला होगा, सबसे कम 3 वाला हो गया। तो इसको कितने से गुना कर देंगे? 3 से कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे इसको, 00, 15, ये 13 रुपए। ठीक है जी, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 13,500, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे होगा आपको समझ में। इसमें बोला था कि औसत कीमत दी है 22,500 रुपए 3 चीजों की, और उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में है। उनकी कीमतें ये दी, सबसे कम कीमत वाले फर्नीचर की कीमत निकालनी है, सबसे कम कीमत वाले। देखो इन तीनों को कर दिया, अब औसत है तो इसके बाद डिवाइड करते। अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता, क्यों? क्योंकि एवरेज है, एवरेज है ना, पर ये यहाँ से जाता किधर? उधर ही जाता, तो मैंने इधर ही 3 लिख दिया पहले। ठीक है, इनको ऐड किया, 15 आया, उसके बाद काटेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4,500। ठीक है, सबसे कम कीमत वाला निकालना। फिर आपको पता है सबसे कम कीमत किसकी होगी, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना था, अगर तीनों की पूछे तो 15 से मल्टीप्लाई कर देना था। समझ गए होंगे आप, वो सवाल बदले तो आप भी ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 11, रमन ने रुपए 400 प्रति खिलौने, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। ये समझ लो जिसने निकाला तो उसका मैं ठीक है, मतलब बेस बन चुका उसका। किधर से खरीदा? किधर से 10 खिलौने
की दर से 10 खिलौने खरीदे। मतलब बेस तो बन चुका उसका और बेस से थोड़ा ऊपर चला गया है, ठीक है। तो मतलब ठीक चल रहा है वो लाइन में। अगर उसने ये सम कर दिया तो उसने उनमें से प्रत्येक को रुपए 55 की दर से बेचा, की दर से बेचा। इस पूरे लेन देन में, इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि क्या थी, उसकी लाभ या हानि क्या थी। अब जिसने ये सम किया, ये प्रीवियस ईयर का ही है, तो वो समझना वो ठीक लाइन में चल रहा है, मैथ उसको आने लगा है और वो पढ़ भी अच्छे से रहा है। और जिसको नहीं आए तो सोचना, डिप्रेस नहीं होना, बस सोचना कि अभी से मेरे को पढ़ना है, कि अभी से, ये नहीं कि कल से पढ़ूंगा, कल से बुक उठाऊंगा, कल से ये चैप्टर कर दूंगा, नहीं, अभी से करना है। चैप्टर नहीं करे, कुछ तो सम करें, आधे सम कर ले, ठीक है। तो जल्दी से करेंगे इसको, बताएंगे आंसर इसका क्या आएगा। देखता हूँ कितने निकाल पाते हैं खुद अपने आप से। कि रमन ने 400 प्रति खिलौने की दर से 10 खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को रुपए 55 की दर से बेचा। इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि क्या थी, तो ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से करेंगे, मैं रुका हूं आपके लिए कि कितनी देर में कर पाते हैं आप। फिर इसको कराता हूं, चलो निकाल लो आप। अगर आप कर वीडियो रोक लेना, फिर उसके बाद निकालते रहना, फिर देखना, नहीं तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। 400 प्रति खिलौने की दर से 10 खिलौने खरीदे। ये खरीदे जी, ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसने उनमें से प्रत्येक, मतलब हर एक जो भी था, उसको 55 की दर से बेचा। क्या गया? बेचा। ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? प्रत्येक मतलब हर एक खिलौने को 55 की दर से बेचा। इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि क्या थी? देखो, अब इसने हर एक को 55 में बेचा और हमें क्या पता है, यहाँ 400 रुपए प्रति खिलौने की दर से 10 खिलौने, तो हमें एक खिलौने निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक खिलौने की दर दी है ना 55, तो यहाँ पे भी एक खिलौने की निकाल लेते हैं। देखो 400 रुपए है, एक की निकालने के लिए भाग कर देंगे इसको किससे? 10 से। तो ये एक खिलौने की क्या आ गई? दर आ गई, ठीक है। एक खिलौने की दर है कि कॉस्ट प्राइस है। एक खिलौना कितने में खरीदा उसने? 40 रुपए में खरीदा। यहाँ से भी आपको सीधा पता था कि एक खिलौना कितने में खरीदा? 40 में खरीदा। और एक खिलौना कितने बेचा उसने? 55 में बेचा। ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से उसको कितने का लाभ हो रहा है? कितने का लाभ हो रहा है? सीधा देख रहा है 15 रुपए का लाभ। कितने रुपए का? 15 रुपए का लाभ, ठीक है। ये आपका राइट आंसर बन गया कि 15 रुपए का लाभ हुआ। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी लाइन बदल दी उसने, यहाँ पे प्रत्येक लिख दिया, इस प्रत्येक से ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 550 लिख देता, यहाँ पे 50, यहाँ पे 10 लिख देता कि ये भीतरे के खरीदे, फिर भी ऐसे होता, ठीक है। अगर इसमें प्रतिशत पूछ ले, क्या पूछ ले? प्रतिशत, कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आगे भी तो पूछ सकता है लाइन कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये ना पूछे कि लाभ कितने को, पूछ ले कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो 15 का लाभ हुआ, ठीक है। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लाभ या हानि होती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 जी, और प्रतिशत निकालना तो गुना 100, ठीक है। यहां से आपको पता है ये काटा और ये 2 और ये 5, और यहां से 75 डिवाइड बाय 2, इसको आप डिवाइड कर लेना 37.5% आंसर आएगा। आंसर तो ये वैसे राइट इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर इसमें परसेंट पूछ ले तो आपको करवा दिया था मैंने परसेंट निकालना भी,
कि हमेशा जो भी हानि या लाभ होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है। ये 5th की क्लास का है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है। ठीक है, समझ गए हो क्या? 6th में भी है, एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है, छोटे लेवल का क्वेश्चन भी पूछते हैं, देखो एचएससी वाले। और जो एसएससी है, सच बताऊं आपको, एसएससी जो 8th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ पढ़ लेना। ठीक है, 8th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ पढ़ लेना, और 9th क्लास की जो आपको ये एडवांस मैथ बोलते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, वो 9th क्लास के मैथ पढ़ लेना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, एंगल्स वगैरह। ठीक है, वो आप वहां से पढ़ लेना। 6th चैप्टर है, 5th चैप्टर 9th क्लास का, बहुत टाइम होगा पढ़ा है एनसीईआरटी, तो आप उसमें से देख लेना। सेम क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेगा, सेम। एसएससी की बात करें, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में एनसीईआरटी 8th और 9th चलती है, और एचएससी में एक क्वेश्चन 9th से और नहीं तो 6th 7 से चलते हैं। ठीक है जी, अभी इतना तो एक्सपीरियंस है, जब भी तो पढ़ा रहे हैं। नहीं यकीन तो पिछले पेपर उठा के देख लेना आप सभी कि एसएससी ने कैसा पूछा और एसएससी ने कैसा पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी बॉक्स में आइसक्रीम, कॉर्न और चॉकलेट, हाँ भाई पानी आ गया होगा तुम्हारे मुंह में, तो चॉकलेट का अनुपात 7:9 है, और चॉकलेट की संख्या 28 है, तो आइसक्रीम कौन की संख्या बताएं। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। आइसक्रीम, कोन और चॉकलेट का अनुपात ये है, यहाँ पे लिख दिया आइसक्रीम, कोन, और यहाँ पे लिख दिया चॉकलेट। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। आइसक्रीम कोन 7 है और ये 9 है। ठीक है, टोटल लिख दिया मैंने। ठीक है, यदि किसी बॉक्स में आइसक्रीम, कोन और चॉकलेट का अनुपात 7:9 है और चॉकलेट की संख्या 28 है, अच्छा, तो आइसक्रीम कोन की संख्या गलत लिख दिया। एक मिनट, ये गलती, इनका अनुपात 9:7 है। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। आइसक्रीम कोन कितना, 9। ठीक है, चॉकलेट 7, और चॉकलेट की संख्या कितना बता रहे हैं, 28। कितनी बता रहा है, 28। किसकी पूछी है, आइसक्रीम कोन की, तो देखो ये गुना कितना है, 4, कितना गुना 4, तो ये भी कितना गुना होगा, 4, तो क्या आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा 36, इसका राइट आंसर बनेगा आपका। ठीक है, देखो आपके पास दो चीजें हैं, चलो आपको इसके बाद समझा देता हूँ। 1 मिनट, बस 2 मिनट देना आप मेरे को, आप अपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये सबके लिए, जो भी तैयारी करते हैं ना, सभी स्टूडेंट के लिए। ये मेहनत, ठीक है, इसको कहते हैं, एक बार कोई कहता है मुश्किल है, कोई कहता है आसान
मुश्किल आपको पता है कौन कहते होंगे, जो तैयारी नहीं करते, और आसान वो कहते हैं बच्चे जो तैयारी करते हैं। ठीक है, अब मुश्किल है भाई साहब आपके लिए, और फिर आप फिर भी पढ़ रहे हो इस लाइन में, तो आप क्लियर नहीं हो सकते। अगर आप मुश्किल है और फिर भी आप पढ़ रहे हो तो आप क्लियर नहीं हो सकते, तो आप क्लियर नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर आसान है, अगर आसान है मेहनत, तो आप ज्यादा क्यों नहीं करते? आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? अगर ये आपके लिए आसान है तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? बात ये है, आप क्यों नहीं ज्यादा पढ़ रहे, आप क्यों नहीं टाइम दे पा रहे? क्यों भाई साहब? आप अपना टाइम और चीजों में दे रहे हो। ठीक है, कि मेरे तो भाई दिल नहीं किया पढ़ने का, आसान है मेहनत, उसको आसान लग रही है कि मेहनत करनी आसान है, बोल देते अपने फ्रेंड्स को, मैं तो पढ़ा था इतना, एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 7 दिन पढ़ लिया, 1 महीना पढ़ लिया, बस, उससे ज्यादा तो खत्म। उससे ज्यादा थोड़ी पढ़ते हैं, आसान है पर पढ़ता नहीं। बात यही है, बच्चे वही सिलेक्शन लेते हैं जो लगातार पढ़ते हैं और कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। समझे? आसान है, देखो ये मुश्किल वाले तो खत्म हो गए, उनको तो भाई साहब सांस ले लो आप। इस और बच्चों को भी मत दिखाओ कि 10 लाख है, आप 2-3 लाख आप 5 लाख निकल जाएंगे, 10 लाख में से 5 लाख बचेंगे, तो थोड़ा हौसला मिलेगा आसान वालों को कि 5 लाख नहीं बनूंगा एसएससी का। ठीक है, वैसे करोड़ों भरते हैं, वैसे मैंने बोला, पर जो आसान वाले हैं ना, जो जो बोलते हैं आसान है, वो कंटिन्यूसली नहीं पढ़ते, और उनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, बेचारे पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते, किताब पढ़ते रहते, किताब पढ़ते रहते, किताब पढ़ते रहते हैं, उसको पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, उसको पढ़ लिया, फिर दूसरी किताब ले ली। एक किताब को बहुत बार पढ़ो, और एक टॉपिक को बहुत बार पढ़ो, क्या पता उस टॉपिक में से 4 आ जाए। आप पूरी किताब, कहते हैं ना स्कूल में हम कहते हैं, कॉलेज के टाइम कहते हैं कि भाई ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, पूरी बुक पढ़ के जाऊंगा, पता नहीं कहां से आ जाए। बेचारा एक भी ढंग से नहीं लिख पाता, क्वेश्चन ढंग से नहीं लिख पाता, 2 इसमें नंबर, 2 इसमें नंबर, 2 इसमें नंबर, बना बना के लिखना पड़ता है। अगर तो ये एक क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ लेता तो यही तेरा पूरा हो जाता बेचारे का, है ना? एक क्वेश्चन ही ठीक हो जाता ना अच्छे से, बस वो तो ठीक हुआ। आप भी ऐसे हो, ये किताब पढ़ ली पूरी, आज इसको पूरा पढ़ना है, आज ही करना है, बस आज ही सब कुछ करके बैठूंगा, एक किताब पूरी पढ़नी है बिल्कुल, उस किताब को पूरा पढ़ लिया। ठीक है भाई, पढ़ लिया आपने, ठीक है, पढ़ के दूसरी किताब पे चले गई, फिर तीसरी पे चले गई, फिर चौथी पे चले गई, आपने ये किताबें पढ़ ली, और फिर क्वेश्चन लगता वहां, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, जो आता हुआ था वो भी गलत हो गया, जो आता हुआ है वो भी गलत हो गया। क्यों? आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप एक से दूसरी पे, दूसरी पे से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे चले गए। अरे जो आपके पास है उसको तो अच्छे से कर लो, उसका तो आते हुए का नंबर ना कटे, और वही सिलेक्शन है, वही सिलेक्शन है, यही फंसे रह जाते हैं। ठीक है, ये आसान वाले जो बोलते हैं ना, ये बहुत आसान है आसान है, उनके लिए आसान है, वो पढ़ लेते 1 2 3 4 पढ़ लिया हमने, तो कितने आसान है मेहनत करना, फिर कहते हैं हम सिलेक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? ये जो आता है वो गलत कराते हैं, तो सिलेक्शन कहां से बताओ? समझे आप? जो भी पढ़े अच्छे से पढ़ो, और मैंने अभी इसलिए बोला था, आप जितना अपने हाथ से लिखोगे, जितना आप नोट्स बनाओगे, खुद हाथ से लिख के करोगे, तो आप सक्सेस होगे। जब हम 3 बार खुद किताब में से देख के मेहनत करते हैं ना, वो रट्टा मारना, और एक जो लाइव चल रहा है उसमें से वीडियो रोक के लिख के, खुद हाथ से, अपने हाथ से लिख के, और फिर सोल्व करना, और फिर वीडियो देखना, वो आपकी प्रैक्टिस है। 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा, ठीक है, लग गए 1.5 घंटा, इस 1.5 घंटे ना आपके कहीं ना कहीं 2 नंबर बनवा दिए किसी ना किसी पेपर में, याद रखना। तो जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और ये भाई साहब मुश्किल वाले ना, जो
10 लाख है जो सोचते हैं 10 लाख ने फार्म भरा, 5 लाख है जिन्होंने फार्म भरा, उसमें से 3 लाख है जो आसान वाले हैं, और 1 लाख है जो बेचारा कभी रुक जाता है कि कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये अटेंड करना है, कभी वो अटेंड करना है। मेन तो 50,000 है जो अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है, उनमें से 7,000 लगते हैं। ये 50,000 टोटल गिन लेना। जब भी कुछ हो ना कि इतनी वैकेंसी हुई, सीजीएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो आपका, फिर सीएचएसएल का एग्जाम होगा, फिर एमटीएस का एग्जाम होगा, सभी कैटेगरी है ना, जो सभी कैटेगरी है उनकी जितने बच्चे लगे उनको टोटल करके देख लेना, पता लग जाएगा। किसी ने बताई होगी, कभी भी टोटल करके देख लेना, वही निकलेंगे जो पढ़ने वाले हैं लगातार, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके, ठीक है। तो उम्मीद होगी आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। अगर जो बच्चा अप्लाई करेगा वो तो भाई सक्सेस है, ना तो मुश्किल वाले तो 5,000 जाके बैठे हैं। कुछ है जो पूछते हैं बस क्या पढ़े, कुछ ना पढ़े, है ना, एक बुक पढ़नी लगातार, दूसरी बुक पढ़नी लगातार, तीसरी बुक पढ़नी लगातार, तो पढ़ते रहो भाई सब। कुछ ऐसे भी हैं बस यही एग्जाम क्रैक करना है, बस यही एग्जाम क्रैक करना है, ऐसे यूपीएससी वाले भी सोचते हैं यही एग्जाम क्रैक करना है, इतने कर पाते हैं भाई साहब। अगर आप उसी एग्जाम को लेके जिसको आपको क्रैक करना ना, बस उसके ऊपर फोकस करो, सब छोड़ दो 6 महीने तो, ठीक है। अभी एक बार ग्राम सचिव का एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको एसएससी की भी क्लासें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करा करो वीडियो, कि वो भी कंटेंट देख के, मैंने जो पिछला चैनल था उसमें से दिखाया था एएल में बिल्कुल 40-50 क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी 30 वीडियो डाली थी उस टाइम, ठीक है। तो आप पढ़ा करो साथ साथ, पैटर्न यही आएगा, मैं ये नहीं कहता ये सवाल आएगा, पैटर्न सेम आता है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना अपने स्टेटस पे भी, अपने ग्रुप में भी, ठीक है, जहाँ पे भी उसके अपने फ्रेंड्स जितने भी उसके पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कहना उनको कि पढ़े वो जहाँ से उनको अच्छा लगे। एक बार ये भी दिखा देना, अगर उनको अच्छा लगे तभी चैनल सब्सक्राइब करना और तभी वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और तभी शेयर करना जब आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहा करो। ऑल द बेस्ट।